हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है एफएसटी और ये टेस्ट नंबर 34 है। तो इसमें जो हिंदी का डिस्कशन है, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है 51 to 75 का डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ और नेक्स्ट 76 to 100 का जो पेपर डिस्कशन है वो आपको उपेंद्र सर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर डिस्कशन। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। थोड़ी बहुत जो चीजें रह गई होंगी वो इस डिस्कशन के माध्यम से हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे सर का भी मानना है, हमारा मिशन है 2025 नीट सर का मानना है और हम सबका मानना है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो चलिए इसी मिशन के तहत देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। खंड आ की अगर हम बात करें तो 51 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए यौगिकों में से किसमें सल्फर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो क्या करना है, एक एक ऑप्शन में ऑक्सीकरण अवस्था आप देख लो, जिसमें हाईएस्ट होगी वही हमारा आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करो तो यहां से x मान लिया +2 -2 ऑक्सीजन की इक्वल टू 0 कर दिया क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है। x प्लस माइनस तो ये आ गया x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया प्लस का, तो यानी कि यहां पर +4 है। नेक्स्ट H2S के लिए अगर करोगे तो 2 -1 और ये क्या हो गई प्लस और यहां पर हो गया x। यहां पर कितनी हो गई, ऐसे ही कर करके एक एक को कैलकुलेट कर लो। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहां -2 हो जाएगी, ठीक है। देखो -2 ये -2 हो जाएगी, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट अगर H2SO4 भी इसी तरह फाइंड आउट करो। अब H2SO4 फाइंड आउट करोगे तो कितनी हो जाएगी, सेम इसी तरह निकालते रहो। H2SO4 के लिए देखोगे 2, यहां पर हो गई आपकी 1 और ये हो गया आपका x मान लिया, यहां पर हो गया 4 इंटू -2 कर दिया इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया 2, यहां +1 कर लेना, ठीक है। और ये आ गया x, ये आ गया -8, तो यहां पर लग रहा है 6 होगी, ठीक है 6। इसी तरह H2SO3 की भी निकाल लो। H2SO3 की आप निकालोगे तो यहां भी +4, 3 दूनी 6 और ये 2, तो यहाँ +4 आ रही होगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पूछा था तो हाईएस्ट आपको ऑप्शन नंबर 3 मिल गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, 51 समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अनुपातहीनता, यहां पर जो वर्ड होगा वो असमानुपातन होगा। क्या होगा, असमानुपातन। असमानुपातन अभिक्रिया है। अच्छा, असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, वो अभिक्रिया जिसमें सेम एलिमेंट जो सेम तत्व है उसी का ही ऑक्सीकरण भी हो रहा है, उसी का ही अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। देखो फर्स्ट वाली रिएक्शन में अगर ऑक्सीकरण संख्या देखो तो Cu की यहाँ +2 बन जाएगी, इसकी -1 होगी, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या अगर ज्ञात करोगे, ठीक, यहां पर आ जाओ तो ये +1 हो जाएगी, यहां पर ये 0 हो जाएगी, ठीक है, ये -1 हो जाएगी। अब देखो यहां पर इसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है, यहां पर ये देखो ये भी चेंज हो रहा है ना। दोनों ही चीजें क्या हो रही हैं, यहां पर बदल रही हैं। तो इस हिसाब से ये तो नहीं होने वाली। यहां पर देखो ये +7 होगा, ठीक, यहां पर क्या हो जाएगी +7 हो जाएगी। इसी तरह आगे देखोगे तो +6 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ठीक। ऐसे देखो अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो ये नहीं होगी। यहां देखो H2O2 परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड के लिए जो H2O2 में इसकी तो -1 हो गई, अब इसकी -1 हो गई तो इसकी कितनी हो गई, अगर हम देखेंगे तो इसकी आ गई +1, ठीक। सेम यहाँ देखो ये 0 हो गई, यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर तो परऑक्साइड नहीं है ना, परऑक्साइड के केस में -1 होता है वो, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी फिर, अब यहाँ पर आपकी डिफरेंट बन जाएगी। तो ये भी, ये अगर देखो सेम एलिमेंट का ही, इसका ही यहाँ पर अगर देखोगे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और अपचयन हो रहा है, ठीक है। H2O में अगर आप बात करोगे तो +1 -2 है, यहाँ पर +1 और -2, यहाँ पर देखो +1 ही था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम एलिमेंट का ही ना, तो ये क्या हो गई असमानुपातन अभिक्रिया। Cl2 यहाँ पर देखो ये 0 है, ठीक। यहाँ पर ClO- की बात करोगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पर -2 आएगी इसकी, ठीक। और बताओ OH की अगर हम बात करें +1 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट वाले की अगर बात करो तो यहाँ पर +1, यहाँ चार्ज है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा -1 हो जाएगी, तो यही देखो चेंज हो रही है, तो ये भी क्या हो गया असमानुपातन अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो गया C एंड D। C एंड D कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर
गलत होते हैं। ठीक, समझ में आया? तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सेकेंड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का कह रहा है NO के निर्माण में N2 और O2 की NO बनाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, अभिक्रिया है, वो अनुकूल कब होती है, यानी कि ज्यादा उत्पाद कब बनेगा, हम कौन सी यहाँ पर परिस्थितियां रखें, कौन सी कंडीशन अप्लाई करें, दाब बढ़ाया जाए, दाब है ये, ठीक है, दाब प्रेशर यानी कि दाब बढ़ाया जाए, दाब कम किया जाए, तापमान बढ़ाया जाए या तापमान कम किया जाए, ये आपको बतानी है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम बात करें N2 प्लस O2 बना क्या, NO, ठीक। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेल्टा NG इसके लिए अगर निकालोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। और ये एक तरह की कौन सी अभिक्रिया है, ये एक तरह की आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इसके लिए एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इसके लिए अगर एंथैल्पी देखोगे तो आपकी पॉजिटिव आएगी, डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन में हम तापमान बढ़ाएंगे तो जो अभिक्रिया है वो सामने की तरफ क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, ठीक है, फॉरवर्ड होगी। तो तापमान बढ़ाने पर ये चीज सही होगी, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया अनुकूल होगी। अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर से क्या हो जाएगा, प्रेशर से यहाँ पर अनुकूलतम नहीं होगा। नेक्स्ट 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन है, एक को कथन A के रूप में और दूसरे को कथन B के रूप में लेबल किया गया है, ठीक है, यानी कि कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है, इसका कारण बताते हुए बोला गया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है केवल कार्बन कार्बन एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिकों में काम करता है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक अस्थायी बंध होता है, ठीक, अस्थायी होता है, अस्थायी प्रभाव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो होता है वो अस्थायी प्रभाव होता है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर ये कार्बनिक यौगिकों में काम करता है, लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ केवल एकल बंध, ये मल्टीपल बॉन्ड्स में काम करता है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स में काम करता है। तो अगर हम देखें तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों ही गलत ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे किस तरह से मल्टीपल बॉन्ड में काम करता है, मान लो ये है कुछ, ठीक, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये A+, यहां B-, तो ये मल्टीपल बॉन्ड पे काम करता है, ठीक है, क्लियर। तो 54 का आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट 55, देखो 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर ये बोल रहा है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पर कौन सा यौगिक उत्पाद में से एक के रूप में, यानी कि एक के रूप में एसीटोन देता है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो हमें एसीटोन प्रोवाइड कराएगा, कौन सी अभिक्रिया में। तो अगर हम यहां पर देखें, अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो आंसर आपका कौन सा होगा, ये जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारा जो कंपाउंड है ये हमें क्या देगा, एसीटोन देगा। कब, ओजोनोलिसिस पर, ठीक है, ओजोनोलिसिस पर। कैसे, अब देखो यहां जो हमें मिलेगा और अगर हम बात करें तो ये हमें एक कंपाउंड और मिलेगा, तो ये आपका फाइनल जो होगा वो कंपाउंड हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप नोट डाउन कर लो, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो वाला प्रोडक्ट है, ये जो हमारा रिएक्टेंट है, इससे हमें ओजोनो एसीटोन प्राप्त हो रहा है। क्लियर, समझ आया इतना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है। ऑप्शन कौन सा मैच हुआ, फिर सेकेंड ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। नेक्स्ट, दी गई अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या होगा। यहां पर देखो एक अभिक्रिया दे रखी है, इसका प्रमुख उत्पाद पूछा जा रहा है। यह अभिक्रिया हो रही है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, इसे हीट किया जा रहा है, ठीक। अब जब इसे हीट किया जाएगा तो इसमें जो उत्पाद मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, या देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो यहां पर आपको मिलेगा उत्पाद ये, ठीक है। क्लियर, तो आंसर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, NaOH के साथ हो रही है, तो ये डायरेक्ट हमारी ये जो चेन रह जाएगी वही हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। क्लियर, चल तो आंसर क्या हो गया, मैच करो।
तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। नेक्स्ट 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम पर विचार करें। ये अभिक्रिया दे रखी है एनिलीन की। अब देखो यहाँ पर अभिक्रिया कराई जा रही है NaNO2 और HCl के साथ, तो यहाँ A मिल रहा है, फिर Hb4 के साथ कराई जा रही है B, फिर C मिल रहा है मुख्य उत्पाद के रूप में। तो मुख्य उत्पाद आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। अब मुख्य उत्पाद में अगर हम बात करें तो A NaNO2 की उपस्थिति में हो रही है, तो यहां पर हमें मिलेगा डाइअजोनियम। ठीक, क्लियर। ए तो हमें मिल गया डाइअजोनियम, यानी कि बेंजीन रिंग पर N2 और Cl-। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट की, बी हमें मिलेगा, इसी की रिएक्शन करवाओगे तो बी आपको यहां मिलेगा N2BF4 है ना, N2BF4 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा N2BF4, ये माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट अगर हम इसी की रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं, तो ये निकल जाएगा, बचेगा क्या, लास्ट F। ठीक, तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गैस प्रवस्था अभिक्रिया के लिए Cl जो है उसको Cl2 में कन्वर्ट किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां सही है। अब देखो स्थितियां कौन कौन सी दे रखी है, एंट्रोपी परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन। हो क्या रहा है, अभिक्रिया की अगर बात करोगे तो 2Cl जो है वो गैस से किसमें, एक अणु में कन्वर्ट हो रहा है, एक अणु में कन्वर्ट। अब देखो पहले रेंडमनेस ज्यादा थी, अब कम हो गई, क्योंकि देखो पहले ये एटम के रूप में फैले हुए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना लिए, एक अणु बना लिए। तो जब एक अणु बना लिया तो रेंडमनेस कम हुई तो एंट्रोपी परिवर्तन भी क्या हुआ, कम हुआ, यानी कि 0 से कम होगा। ये स्थिति देख लो कहाँ है, सभी में है। चलो अब एंथैल्पी की बात करते हैं। अब अगर हम एंथैल्पी देखें तो यहां पर एंथैल्पी क्या होगी, देखो ये एटम था, ये परमाणु था, मॉलिक्यूल बना यानी कि बंध निर्माण हुआ, यानी कि बंध का निर्माण हुआ। अब बंध के निर्माण में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है या रिक्वायर्ड होती है, रिलीज होती है। ठीक, एनर्जी रिलीज हुई। अब जब एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पर, तो यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या हुआ यहाँ पर, 0 से कम हुआ। ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन क्या हुआ, 0 से कम हुआ। तो इस केस के अगर अनुसार देखें तो हमारा फोर्थ आंसर राइट है, क्योंकि यहाँ पर एंथैल्पी ज्यादा है, यहाँ 0 के बराबर है, यहाँ भी ज्यादा है। ठीक, आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर एक कथन दे रखा है, संकुल है, दूसरा संकुल, दोनों ही बाह्य कक्षक संकुल हैं, ये बोला जा रहा है। सेकंड बोल रहा है कि एक प्रतिचुंबकीय है, तो ये तो हम जब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कितने यहाँ पर अनपेयर्ड हैं, युग्मित हैं, क्या अयुग्मित है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। फिर यहाँ पर प्रकृति अनुचुंबकीय बता रहा है, ये भी उसी तरह से होगा। कह रहा है इनमें से सही कथन बताओ क्या होगा। चल एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहला अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, सबसे पहला क्या है, जो संकुल है वो है कोबाल्ट का, और यहां पर क्या है NH3 और 3+। अब देखो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर क्या हो गई, +3 हो गई। ठीक, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में यहां पर है। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो क्या हो गया, ऑर्गन और 3D4S0, 3D आएगा 4S0, 3D में कितने आ जाएंगे 6 और 4G 0 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसका संकुल निर्माण करते हैं। देखो संकुल निर्माण करोगे तो यहां पर D अगर बनाओ 5, ठीक, S के लिए, P के लिए, इसके संकुल की बात हो रही है। ठीक, अब संकुल के लिए अगर इसको करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, संकुल के लिए ये तो सारे भर जाएंगे। D में कितने हैं, 2, 3, ठीक, और 2, 6, कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 6 हो जाएंगे। 2, 2, 4 और 2, 6। अगर हम इन 6 को फिल करें, ठीक है, अब इन 6 को फिल करो, किस तरह से फिल करेंगे, यहाँ पर ये तो खाली रह जाएंगे, ये खाली रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम 4s के बाद 4s और 3d6 ये भी खाली रह जाएंगे, तो हम 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहां भर दें अगर, तो ये कितना हो गया, ये भी खाली है, इसमें फिल करेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर एट द एंड D के 2 खाली हैं, ठीक है, S और P के 3, D2sp3 आया, कितना आ गया, D2sp3,
ठीक है, D2sp3 आ गया। तो यहां पर इसका संकरण पता हुआ D2sp3 है। ये कैसा है, यानी कि जो आंतरिक कक्षक है, आंतरिक कक्षक वो भाग यहां पर ले रहे हैं, आंतरिक कक्ष किसके, डी ऑर्बिटल के, डी कक्षक के। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे कितने हो गए यहां पर, इस हिसाब से। ठीक, अब देखो इस हिसाब से ये क्या हो गया, यहां पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा फिर इस हिसाब से, फर्स्ट वाले कथन को हम देख रहे हैं ना, तो ये कैसा है, आंतरिक है। ये कैसा है, आंतरिक है। तो इसका मतलब अगर ये चेक करेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ निकलेगा, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेकंड वाले की बात करें तो देखो इससे हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी तो पता चल गए। तो ये क्या है, प्रतिचुंबकीय है इसका मतलब। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर पता चल गया, यानी कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे युग्मित हैं। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया, ये एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय हो गया, यानी कि सेकेंड वाला तो ठीक है। थर्ड की अगर बात करें FeCN6 3-, देखो सेकेंड सही होना चाहिए, यानी कि ये तो गलत है, ये गलत हो गया। सेकेंड कहां कहां है, ये गलत है, यानी कि ये भी ऑप्शन कहीं से भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी कहीं से नहीं हो सकता। तो अगर हम पॉसिबिलिटी बनाए तो थर्ड को सही होना होगा। थर्ड चेक कर लेते हैं एक बार, FeCN6 और क्या है यहां पर 3- है ना, 3-। अब बताओ, अब अगर हम यहां पर Fe के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Fe के लिए अगर देखोगे तो सेम Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3+ बन जाएगी। तो 3+, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या हो जाएगा, ऑर्गन सेम उसी की तरह होगा, ऑर्गन हो जाएगा, बस 3D में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे और 4s 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बनाओ, अब इसके लिए संकुल निर्माण अगर हम करेंगे तो यहां पर एक अनपेयर्ड आपको दिखेगा। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक, फिर 4s और इसी तरह E के लिए। अब यहां पर अगर आप संकुल निर्माण करोगे, यहां पर अगर संकुल निर्माण करोगे तो कैसे करोगे, सेम वही चीज। तो यहां पर तीनों में कितने आ जाएंगे, 2 2 4, एक खाली रह जाएगा, यानी कि एक अनपेयर्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा अयुग्मित होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा अयुग्मित होगा। तो ये कैसा अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय हो जाएगा अपने आप। तो यहां पर ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, अनुचुंबकीय हो गया। तो ये क्या हुआ, इसका बना D2sp3, D2sp3 बना। ठीक है, चलो तो अब देखें सेकंड वाला क्या कह रहा है स्टेटमेंट, अनुचुंबकीय, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय हो गया। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कॉलम का मिलान करना है, लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है। पहला कह रहा है IF2 का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बताओ। चलो फॉर्मूला का यूज करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। संकरण कैसे, अगर हमें केंद्रीय परमाणु का संकरण निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, I, ये केंद्रीय परमाणु वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक, प्लस कितने यहाँ पर एटम उससे जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से, 2 जुड़े हुए हैं, तो क्या हो गया, प्लस 2 कर दो, हाफ, इस तरह से होगा। फॉर्मूला क्या होता है, X, फिर आएगा हाफ, और यहाँ आ गया 7 वैलेंस थे प्लस 2। कैटायन और एनायन होता है, ठीक है, एनायन यहाँ पर माइनस, कैटायन प्लस में, तो कैटायन तो यहाँ है नहीं, कैटायन माइनस में होगा, कैटायन तो यहाँ कोई है नहीं, तो प्लस में एनायन है, कितना है, 1 है, 7 दूनो 1 10, 10/2 बराबर 5, 5 है, 5 के लिए क्या हो जाएगा sp3, 5 के लिए क्या आ जाएगा sp3d, sp3d, 3 2 5। देखो sp3d कहाँ है, फर्स्ट। ए का सेकंड मैच करो कहां पर है, ए का फर्स्ट है, ये आंसर नहीं हो सकता। ए का सेकंड ये हो सकता है हमारा आंसर, ए का थर्ड ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि सिर्फ एक मिलान से हमें आंसर पता चल गया, तो बाकी हमें निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है। XgF4 का आंसर को पता है sp3d2 होता है, तो मैच कर लो, डी का थर्ड हो रहा है, डी का थर्ड सही है, ठीक है, लोन पेयर होते हैं क्योंकि यहाँ पर, इस वजह से क्या हो जाएगा sp3d2। क्लियर, चल नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। यहाँ पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को लेबल किया गया है ए से और दूसरे को कारण आर से। अभी कथन ये कह रहा है जो अमोनिया है उसका द्विध्रुव अणु आघूर्ण जो होता है NF3 से अधिक होता है। ये तो ट्रू है, ये ट्रू है,
ठीक है। इसका कारण बोल रहा है कि जो अमोनिया है उसका आकार पिरामिड टाइप का होता है, जबकि NF3 का जो आकार है वो समतलीय होता है। ये गलत है, रीजन ये नहीं है, चीजें सही बता रहा है बट रीजन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर अमोनिया को अगर देखें, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया एक लोन पेयर। इसी तरह अगर हम NF3 का देखें तो ये हो गया। अब देखो यहां पर अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, ये खींचेगा ना, तो जब ये खींचेगा अपनी तरफ तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी, ठीक। लेकिन ये लोन पेयर है, ये दूर भागेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर हो जाएगी। अब सेम इसमें यहां बात करें तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इनकी डायरेक्शन भी इस ओर ही होगी क्योंकि ये ज्यादा ऋणात्मक नहीं है, ये खींचेगा इधर। तो यहां पर देखो सारे वेक्टर्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। यहां पर क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। इस वजह से अमोनिया का यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो ज्यादा होता है NF3 से, यही रीजन होता है। तो आंसर क्या हो गया? कथन सही है, कारण गलत है। कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो 61 का आंसर नंबर क्या हो गया? थर्ड। क्लियर? चलो नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है CuS, Ag2S और HgS का घुलनशीलता गुणांक जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है 10 to the power -37, -44, -54। इन सल्फाइडों की घुलनशीलता निम्न क्रम में क्या होगी? अच्छा, इनके लिए अगर घुलनशीलता गुणांक निकालो, ये देखो AB टाइप है, AB2 टाइप है, तो इस हिसाब से इनकी क्या हो जाएगी? CuS की अगर बात करोगे तो S² हो जाएगी, S², ठीक। अगर HgS की बात करोगे तो क्या हो जाएगी? इसकी हमारी भी S² ही हो जाएगी, सेम है। Ag2S की क्या हो जाएगी? Ag2S की 4s³ होगी, 4s³, क्योंकि ये AB2 टाइप का है, ठीक। अब देखो यहां पर इनकी घुलनशीलता के लिए दे रखा है 10 to the power, CuS के लिए दे रखा है कितना? 10 to the power, ये Ag2S के लिए दे रखा है, CuS के लिए दे रखा है 10 to the power -37, ठीक है। नेक्स्ट वाले के लिए दे रखा है Ag2S के लिए अगर हम बात करें 4s³ कितना दे रखा है? 54 दे रखा है, ठीक। HgS के लिए कितना दे रखा है? यहाँ पर 10 to the power -54, ठीक। फिर AgS के लिए दे रखा है 44, ये दे रखा है। यहां पर अप्लाई कर दो, S² है, इसको S में कन्वर्ट कर दो, इसको S में कन्वर्ट कर दो और इसको 4s³ में कन्वर्ट कर दो, ठीक। जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे तो इनके कुछ मान आएंगे और जब वो मान आएंगे तो Ag2S का सबसे ज्यादा आएगा, देन CuS का आएगा, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे तब उसके बाद आएगा HgS का, HgS का। तो ये फॉर्मेट बनेगा, ठीक है, ये फॉर्मेट बनेगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा? क्वथनांक उच्चतम के लिए देखो वॉन्ट ऑफ फैक्टर देख लो और कंसंट्रेशन। तो सांद्रता यहाँ देखो सबकी सेम है, सबकी सेम है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर अगर इसका देखोगे तो यहाँ पर इसके लिए 1 है, सुक्रोज के लिए भी 1 हो गया, सोडियम क्लोराइड के लिए 2 हो गया, कैल्शियम क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, इसके लिए 3 हो गया। यानी कि जिसका यहाँ पर वॉन्ट ऑफ फैक्टर ज्यादा हुआ तो विलयन का क्वथनांक उसके लिए उच्चतम हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर का। 64 नंबर का क्या है? 2 मिलीग्राम मीथेन जो है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या लगभग होती है। 2 मिलीग्राम मीथेन में हाइड्रोजन परमाणु की, यानी कि जो मीथेन दे रखा है ये कह रहा है, ये जो मीथेन इन्होंने दे रखा है CH4, इसमें कह रहा है जो हाइड्रोजन परमाणु, ये मीथेन कितना है? 2 मिलीग्राम है। ये कह रहा है जो हाइड्रोजन परमाणु है इतने 2 मिलीग्राम में उनकी संख्या लगभग बताओ, ठीक है। तो सिंपली कैसे करना है देखो इसको। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर W/M से निकालोगे, W/M इंटू Na, ठीक। अब देखो W कितना है दिया है? 2 मिलीग्राम दिया, तो मिलीग्राम यहाँ पर है 10 to the power -3 कर लो। अपॉन में M कितना रख दोगे? M कितना हो जाएगा इसके लिए? पूरा ओवरऑल 16 होता है, ठीक, इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, ठीक है। अब इतना है, इसे सॉल्व करो, आ गया।
अब देखो हमें ये ओवरऑल पता चला है, अभी ओवरऑल पता चला है इसका मान जो आएगा। उसके बाद अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन परमाणुओं की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की अगर बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की बात करोगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो हमारा ये नंबर है डिवाइड बाय कितने हाइड्रोजन? 4, ठीक। तो यहां पर क्या कर दोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 4 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा, ठीक, इससे आएगा, ठीक है, ये 8 इससे आया है, क्लियर। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां पर वैल्यू बनेगी 3.01 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा 20 समथिंग। कितना आ जाएगा? 20 समथिंग आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा? 20 समथिंग। तो आंसर कितना हो जाएगा? थर्ड आंसर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सम आयन प्रभाव की निम्नलिखित में से किस विलयन समूह द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि सम आयन प्रभाव किससे दर्शाया जा रहा है। इसके लिए देखो दो केस होते हैं। क्या दो केस होते हैं? जो कॉमन आयन होना चाहिए, यानी कि सम आयन होना चाहिए उसके लिए, तो सम आयन। और दूसरी चीज क्या होती है? दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट होना, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य होना चाहिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। अब देखो इस हिसाब से अगर देखोगे तो जो आंसर है NH4OH में देखो समायन दुर्बल विद्युत अपघट्य हो गया इसका, तो यहां पर थर्ड ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, यानी कि गैल्वेनिक और विद्युत अपघटनी सेल दोनों में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, बिल्कुल सही है, ऑक्सीकरण एनोड पर होता है और अपचयन कैथोड पर होता है, तो ये ही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कह रहा है गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों में अपचयन एनोड पर होता है, ये गलत है, ठीक है, दोनों में अपचयन एनोड पर नहीं कैथोड पर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपचयन एनोड पर होता है और जबकि गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर होता है, ऑक्सीकरण कैथोड पर होता है, ये भी गलत कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन भी गलत हुआ, यानी कि 66 का फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट 67 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? तनु H2SO4 का लवण के विलयन को तनु करने पर एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। देखो चूने के पानी को दूधिया बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा सल्फर भी होता तो सल्फर भी यूज कर सकते थे, एक्सेस में जब हम इसे करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। तो चूने के पानी को जो दूधिया बनाती है, लवण में उपस्थित ऋणायन कौन सा हो सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट ऑप्शन हो गया, बाकी के ऑप्शन यहां पर गलत होते हैं। नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। ये कह रहा है सूची 1 में दिए गए मूल रेडिकल हैं, यहां पर मूलक दे रखे हैं, ठीक है, समूह में। अब देखो समूहों को सूची 2 में दिए गए उनके समूह अभिकर्मक के साथ मिलाएं और सही विकल्प चुने। तो यहां पर अगर आप समूह देखोगे किसकी पहचान करी जाती है, सबसे पहले देखो इसको इजी बनाने के लिए समूह 1 में हम किसकी पहचान करते हैं? समूह 1 के लिए लेड होता, लेड +2, ठीक। अगर शून्य समूह होता तो वहां पर अमोनियम हम लिखते हैं, अमोनियम प्लस शून्य के लिए। फर्स्ट के लिए लेड, सेकंड में आ जाता है समूह 1 में लेड भी आता है, ठीक है, आर्सेनिक आता है, आर्सेनिक आता है, और कौन आ जाता है? आर्सेनिक के साथ साथ कॉपर भी आ जाता है, कॉपर भी आ जाता है, ठीक। समूह 3 की बात करें तो एल्यूमिनियम होता है, ठीक, आयरन होता है एल्यूमिनियम के साथ साथ आयरन। समूह चौथे की अगर बात करो तो आयरन यहां पर भी होता है +2 फॉर्म में, ठीक। उसके बाद अच्छा समूह 4 की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर कोबाल्ट होता है, ठीक है, कोबाल्ट होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है और निकिल होता है, निकिल, ठीक है, निकिल होता है। तो अब देखो अब जान लो इनकी पहचान कैसे करी जाएगी। तो अगर हम लेड को देखें, लेड की पहचान करी जाती है डाइल्यूट HCl से, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहां पर थर्ड है, ए का थर्ड। इसी तरह अगर हम समूह 2 देखें, लेड है, आर्सेनिक है और कॉपर है, इनकी पहचान करी जाती है आपकी H2S गैस में, ठीक है, किसकी उपस्थिति में? लेकिन H2S गैस की उपस्थिति में HCl रहता है, तो यानी कि फोर्थ हो गया। अब देखो मैच करते हैं, ए का थर्ड कहां पर है? ए का थर्ड, बी का फोर्थ, नेक्स्ट कहीं है? नेक्स्ट कहीं नहीं है। इसका मतलब यही आपका राइट आंसर है, यहीं पर ही हमें आंसर मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है?
एक तत्व X दे रखा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अच्छा, तत्व को पहचाने, क्या है ये 6 4 10 2 12 2 14, कितना हो गया, यानी कि 14 सिलिकॉन। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का परमाणु क्रमांक X के ठीक नीचे है। एक तत्व है, इसके नीचे, यानी कि इसके नीचे कौन है, जर्मेनियम है, इसके नीचे जर्मेनियम है जिसका परमाणु क्रमांक आपको यहां पर बताना है। तो सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम 32 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। 69 का फर्स्ट नंबर का आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आदर्श गैस के 5 मोल 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 8 डेसीमीटर क्यूब के आयतन से 80 डेसीमीटर क्यूब के आयतन तक उत्क्रमणीय रूप से फैलते हैं, एंट्रोपी में परिवर्तन बताओ। यानी कि डेल्टा एस आपसे पूछा गया है। दिया क्या क्या गया है, मोल दे रखे, N 5 मोल दे रखा है, V2 और V1 की बात करें दे रखा है, क्या है ये 8 डेसीमीटर क्यूब है, और V2 हो गया है 80 डेसीमीटर क्यूब। और क्या दे रखा है, टेम्परेचर की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट कर लें इसे, ठीक है, केल्विन में कर लेंगे। उसके बाद एंट्रोपी पूछी है, ठीक है। अब देखो यहां पर करना क्या है, केल्विन में कन्वर्ट करो इसको, तो केल्विन में ये सीधे सीधे 273 27 300 केल्विन हो गया, ठीक। फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा एस इक्वल्स टू 2.303 एन आर लॉग, और क्या आ जाएगा V2 बाय V1, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो सारी। जब आप वैल्यू पुट करोगे, टी का कोई खास रोल नहीं था, एनआर V2 बाई V1 2.303 N 5 हो गया, R की वैल्यू 8.314 हो गई, लॉग V2 बाई V1 है, तो लॉग V2 कितना है 80, V1 कितना है 8, ये हो गया 10, लॉग 10 1 हो गया। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका बन जाएगा 95.73, ठीक है। कितना बन जाएगा 95.73, यानी कि प्लस का। तो आंसर हो गया आपका, यहां पर कहां है, फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड है लेकिन माइनस है, थर्ड है प्लस का, ठीक है। बाकी के ऑप्शन यहां पर गलत होते हैं। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन तक के हो गए, यानी कि 5 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 100 सेकेंड के लिए 19.3 एम्पियर धारा AlCl3 यानी कि जिसका पिघला हुआ रूप है के इलेक्ट्रोलिसिस से यानी कि विद्युत अपघटन के दौरान उत्पन्न एल्यूमिनियम का द्रव्यमान बताना है। एल्यूमिनियम का द्रव्यमान देखो, इसके लिए क्यू निकालोगे तो कितना दे रखा है 19.3 एम्पियर की धारा यहां पर प्रवाहित की जाती है। अब ये कह रहा है 100 सेकेंड के लिए, 100 सेकेंड के लिए तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, सेकेंड में ऑलरेडी दे रखा है, तो यहां पर कितनी हो जाएगी ये, अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 1930 कूलाम, ठीक है, 1930 कूलाम बन जाएगी। अब उसके बाद यहां पर क्या है, देखो आंसर ग्राम में है, और क्या दे रखा है यहां पर, एल्यूमिनियम कैसा है, जो AlCl3 है वो उसका पिघला हुआ फॉर्म है, क्या है, पिघला हुआ फॉर्म है। तो अगर इसको फैराडे में चेंज करोगे तो 0.02 फैराडे, ठीक। अब देखो यहां पर अगर हम एल्यूमिनियम के मोल की बात करें, एल्यूमिनियम के मोल, तो इसके लिए 0.02, ये एल्यूमिनियम के मोलों की बात हो रही है, एल्यूमिनियम के मोल के लिए, तो 0.03 डिवाइड बाई कितना कर दो 3, यहां से आयन मिलेगा 3, ठीक। यहां पर कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद यहां पर क्या करना है आपको, इसका द्रव्यमान निकालना है। इसका द्रव्यमान कैसे, सेम अगर द्रव्यमान के लिए करोगे तो ये आपको एज इट इज जो वैल्यू दी रखी है उसके बाद कितना होता है 27 कर दो, क्या कर दोगे 27 कर दो इसका मल्टीप्लाइड, ठीक। तो ये हो गया सीधे सीधे 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18 यानी कि 0.018 हो जाएगा ये ग्राम, ठीक। आंसर देखो कितना आ रहा है 0.18 ग्राम, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया के निर्माण की एंथैल्पी -46.0 किलो जूल मोल इनवर्स है, तो अभिक्रिया ये रिवर्स कर दी गई है के लिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा। अच्छा, यहां पर अमोनिया बनेगी, देखो हाफ N2 प्लस यहां पर आ जाएगा 3/2 H2, ये अमोनिया बनी जिसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन -46.0 किलो जूल दे रखा है, ठीक। अब क्या करना है, इस अभिक्रिया में मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा N2,
ये बन जाएगा 3H2, फाइनल बैलेंस रिएक्शन ये हो जाएगी 2NH3। सेम यहां पर भी तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो गया, यहां पर आ जाएगा 92.0, ठीक है, यहां आ जाएगा 92 किलो, ठीक है, 46 दूनी 92। अब देखो इसको जस्ट रिवर्स के लिए पूछ रहा है ना, तो जस्ट रिवर्स करोगे तो ये जो माइनस है ये प्लस में बन जाएगी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 का 72 का आंसर नंबर सेकेंड 92, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन अपने जलीय घोल में, अपने जलीय विलयन में रंग प्रदर्शित करेगा, कौन इसमें से ऐसा करेगा, यानी कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली चीज, ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और दूसरी चीज जो यहां पर जिसमें हमारा जो डी ट्रांजिशन होता है, डी संक्रमण होता है, वो संभव होगा, ठीक है, यही होगा। तो एक एक करके अगर चेक करोगे, जिंक में अगर देखोगे तो जिंक का क्या बनेगा 18 और 30, ये 2 बनेगा, ठीक, तो कितना हो गया 3D10, ठीक, तो कितना हो गया यहाँ पर तो युग्मित है, यहां नहीं बनेगा, यानी कि फर्स्ट आंसर गलत। मैग्नीज की अगर बात करो, मैग्नीज की बात करो तो 25 के लिए 2 23, यानी कि ऑर्गन 3D5 यहीं पर ही दिख रहा है, देखो 5 है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहीं पर है। नेक्स्ट अगर टाइटेनियम की बात करोगे तो ये सीधे सीधे 4 निकल गए ऑर्गन, स्कैंडियम की बात करोगे 21 3 निकल गए, यहां पर भी 18, ठीक, तो ये कितने हो गए यहां पर, ये आपके 18, तो यानी कि यहां पर भी नहीं है युग्मित, यहां पर युग्मित है, यहीं पर अयुग्मित है, यानी कि मैग्नीज विल शो, यानी कि मैग्नीज अपने जलीय घोल में रंग प्रदर्शित करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि 0.2 मोलर एसिटिक अम्ल को 2% आयनित किया जाए तो इस एसिटिक अम्ल के घोल का पीएच आपको यहां पर बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले अभिक्रिया देख लेते हैं। एसिटिक एसिड है, H, ये हुई, ठीक। अब अगर हम पहले इनिशियली देखेंगे तो यहां पर C है, ये अल्फा और ये 0 0 है अभी, ठीक है, ये क्या है 0 0। कुछ समय बाद अगर हम इक्विलिब्रियम पर साम्य पर देखेंगे तो ये C अल्फा, ये C अल्फा, ठीक, कुछ समय बाद इनका डिसोसिएशन हुआ, तो यहां पर ये कितना हो गया C माइनस C अल्फा हो गया, ठीक। अब इनको ही आगे रख दो H प्लस के लिए, कैल्शियम यानी कि H प्लस कैल्शियम के लिए बराबर करोगे यहां पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.2 मोलर दे रखा है ना, 0.2 मोलर दे रखा है। अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इसी के लिए C अल्फा से अगर करोगे, सॉरी C अल्फा से अगर करोगे, C अल्फा, ठीक, तो यहाँ पर 0.2 इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.02, ठीक, 0.02%, 2% है ना, तो इसका 2% निकालोगे तो 0.02 आएगा अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आएगा, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन जाएगा 0.004 बन जाएगा, 0.004 बन जाएगा। तो H प्लस पता हो गया, अब पीएच निकालनी है। पीएच कैसे निकालोगे, पीएच के लिए फॉर्मूला पता है, माइनस लॉग H प्लस, ठीक, माइनस लॉग H प्लस इस फॉर्मूले में रख दो, तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ ये 3 log 4 बन गया, ये कितना बन गया 3 log 4 बन गया, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया है, कंफ्यूज नहीं होना, 4 इंटू 10⁻³ होगा ना माइनस का, ये कितना बन गया 3 log 4, तो log 4 3 की अगर वैल्यू रखोगे तो यहां पर आपको पीएच की वैल्यू समथिंग मिल जाएगी 2.4 समथिंग, तो पीएच यहां कितनी आ गई 2.4 आ गई। आंसर कितना हो गया, थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट 75 और लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है दिए गए विलयनों में से कौन सा विलयन क्षारीय बफर बनाएगा। यहाँ पर कुछ विलयन है और उनकी क्वांटिटी भी दे रखी है और यहाँ पर मोलरता कंसंट्रेशन सांद्रता भी दे रखी है, तो पूछा जा रहा है कौन है जो क्षारीय बफर यहाँ पर बनाएगा। अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो यहाँ पर देखो NaOH है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्षार है यानी कि प्रबल क्षार है, और ये क्या है, ये दुर्बल अम्ल है। तो अगर हम इनकी क्वांटिटी देखें तो इस हिसाब से 7.5 हो गया या 5, तो यहां पर ये बनाएगा कैसा, अम्लीय बफर बना रहा होगा। सेम अगर हम यहां देखें क्वांटिटी सेम है तो यहां पर क्या बन रहा होगा,
सेकेंड वाले में यहां पर आपका हो जाएगा, यहां पर भी सेम आपका आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड वाले में, ये कितना है 150 ml वाले में अगर देखो तो ये बनाएगा आपका बेसिक। कैसे? HCl है, स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या है वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग वाले का क्या बना लेगा ये क्षारीय बफर, ठीक। लास्ट वाले में अगर आप देखोगे सेम है, ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है, ये कैसा उदासीन बना रहा होगा, ठीक है, कैसा उदासीन बना रहा होगा। क्लियर? तो क्षारीय बफर कौन बनाएगा? ये ऐसे भी कर सकते हो, इनके मिलीमोल्स निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, इसके मिलीमोल्स निकालो, मल्टीप्लाई कर दो इनकी वैल्यूज से, आंसर आपको मिलेगा। कुछ पीएच आएगी इसकी, अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय बफर है। सेम यही चीज सब में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि 75 तक का जो डिस्कशन था वो यहाँ पर एंड होता है। आगे का जो डिस्कशन है 76 to 100 का वो पेन से करवाएंगे। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एफएसटी टेस्ट 34 का, जिसमें पेपर हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। 51 to 75 क्वेश्चन आपको शिल्पा मैम डिस्कस करेंगे और 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन डिस्कस मैं करूंगा, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं 76 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एल्डाल संघनन, क्या दिया सर, एल्डाल संघनन नहीं देगा। तो अगर एल्डाल संघनन की बात करते हम लोग हैं तो एल्डाल संघनन कौन नहीं देगा? देखो अगर हम लोग बात करें तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा आपका एल्डाल संघनन देगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डाल संघनन नहीं देगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है, CHO है, यहाँ क्या है CHO है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। यहां बात करेंगे तो देखो यहां पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहां देखेंगे तो इसके पास तो क्या है एक भी अल्फा, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहां बात करेंगे तो यहां पर भी क्या होगा आपका नो अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो क्या होगा आपका एल्डाल संघनन नहीं देगा। तो देखो ये तो देगा, और कौन कौन नहीं देंगे, क्या देंगे, आपके ए वाले नहीं देंगे, आपके ए वाले नहीं देंगे, आपके ए वाले नहीं, तो क्या देंगे बताओ, केवल क्या दिया आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। देखो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ इज द क्या होगा आपका, यही जो होंगे आपके नहीं देंगे, ठीक है भैया, बोलिए, ठीक है ना। चलिए तो आज हम लोग तो उसके बाद बात करें हम लोग क्या 77 का। देखो भैया क्या दिया है 77 में, अगर हम लोग बात करें 77 में तो देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें। देखो ये अभिक्रिया पर विचार करना पड़ रहा है, तो क्या दिया हुआ है, रेड फास्फोरस ऑब्लिक Cl2 और H2O हाइड्रोलिसिस करना पूछ रहा है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब अगर इस रिएक्शन की बात करें हम लोग तो ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होती है बता सकते हैं आप। इस रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है आपका HBZ, HBZ क्या होता है, रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है। और जब इसकी हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे तो देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो यहां से H निकलेगा और Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH, यहाँ पे Cl और क्या होगा आपका COOH हो जाएगा, ठीक है भैया। ये हमारा क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो देखो भैया कहीं पे प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या, जी हाँ कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे नन हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, बोनस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बोनस, ठीक है ना। आंसर क्या होगा आपका, यही रहेगा, ठीक है ना। इसमें कोई आंसर नहीं होगा तो क्या होगा आपका बोनस हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 78 का। देखो दिया वह यौगिक जो टॉलेंस के अभिकर्मक को कम नहीं करता है, मतलब टॉलेंस अभिकर्मक को कम नहीं करता है, वह है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। तो बात करेंगे क्या, टॉलेंस अभिकर्मक की बात कर रहा है। अगर टॉलेंस अभिकर्मक की बात करेंगे सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करेंगे तो क्या होगा, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग
नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक ना। और अब यही शर्करा होगा और यही क्या होगा, टॉलरेंस अभिकर्मक नहीं देगा। ठीक है भैया, बोलिए बस। और ये तीनों क्या होंगे आपके, टॉलरेंस अभिकर्मक आपके देंगे। और भैया बात करते हैं हम लोग हैं 79 के। देखो क्या दिया है 79 में, देखो पूछा गया क्या, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जिंक तनु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनाता है। एकदम सही आंसर है। इसका मतलब बात करेंगे कि देखो क्या पूछ रहा है, जिंक मतलब जेडन और क्या नाइट्रिक एसिड HNO3, ये क्या डाइल्यूट है, तनु बोल रहा है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आप बताओ, ZnNO3 का होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा बताओ भैया, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O नाइट्रस ऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा आपका H2O बनता है। तो पूछ रहा है क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस, हास गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हास गैस बोलते हैं। तो ये तो आपका एकदम सही है। ताबा मतलब क्या बोलेंगे, ताबा मतलब का Cu कापर, मतलब Cu की जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सांद्र, मतलब HNO3 ले लेंगे हम लोग, वो क्या होगा आपका कंसेंट्रेट हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। तब जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो पूछ रहा है क्या, साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसका मतलब क्या बन जाएगा आपका CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बन जाएगा NO2 प्लस क्या बन जाएगा H2O। तो देखो भैया यहां पे जो हमारा बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका दोनों सही है, इसलिए 79 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ भैया, बोथ कथन फर्स्ट और कथन दोनों सही है, फर्स्ट ही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो भैया। चलो भैया आगे बात करते हैं हम लोग है 80। देखो क्या दिया, निम्नलिखित कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाएं। कॉलम ए की बात करें और कॉलम बी की बात करते हैं। देखो भैया हाइपोफॉस्फोरस एसिड, अगर हम लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बात करेंगे तो क्या होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बताओ भैया, यहाँ पे ए का क्या होगा H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड यही होता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो बताओ क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड एक ही आंसर दिया ही है, आप यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया। और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की बात करेंगे तो देखो क्या दिया है, क्या दिया है सेकेंड का फोर्थ, मतलब क्या बोलेंगे H4P2O6। पायरोफॉस्फोरस अम्ल तो क्या बोल देंगे H4P2O5 और पायरोफॉस्फोरिक अम्ल H4P2O7 हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 81 जो क्या दिया हुआ है, 81 की बात करेंगे तो फिनाल को अगर Br2 इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, पूछ रहा है X मेजर। तो देखो भैया यहां पे क्या बन जाएगा आपका OH, यहां पर Br और दूसरा क्या बन जाएगा आपका OH, यहां पे क्या हो जाएगा आपका Br। आर्थो और पैरा ये क्या बनेगा मेजर, मतलब मुख्य बन जाएगा आपका। ठीक, और क्या बनेगा ये माइनर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। और Br2 इन H2O के साथ कराएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा यहीं पे, इसकी बात करेंगे हम लोग तो भैया क्या बन जाएगा यहीं पे बताओ भैया, यहाँ क्या बनेगा आपका, जब कराएंगे तो यहाँ पे तो OH तो रहेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा Br, यहाँ क्या बन जाएगा Br और सारी यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Br, मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। तो देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा बताओ भैया, 81 का फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आइए बात करते हैं हम लोग है अगले क्वेश्चन की। देखो क्या दिया है 82, जब क्यूमीन को हवा की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है तो आगे इसे तनु अम्ल से अपचयित किया जाता है तो वह बनता है। तो देखो भैया इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, जब इसकी रिएक्शन करा दें क्यूमीन की, तो क्यूमीन होता क्या है, देखो भैया यहां पर CH3 और यहां पे क्या होगा आपका CH3। ठीक, इसको बोलते हैं क्यूमीन, क्या बोलते हैं
क्यूमीन बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, O2 के साथ, तो क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। देखो भैया, CH3 क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और जब हम लोग क्या कराएंगे यहां पे तनु अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ, तो तनु अम्ल मतलब क्या होगा आपका H+ आयन, और क्या कराएंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो क्या बन जाएगा भैया, यहां पे बन जाएगा आपका फिनॉल C6H5OH, और प्लस क्या बन जाएगा, एसीटोन CH3COCH3। तो क्या बनेगा भैया हमारा प्रोडक्ट, क्या बनेगा सर, देखो यहां पे फिनॉल बन रहा। यहां देखो कोई आंसर दिया है, देखो कौन सा आंसर है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 83 जो क्या दिया हुआ है, डाइबोरेन में HBH बंद कोण होते हैं। तो देखो डाइबोरेन की बात करें, अब पूछा गया है इसके बीच में बॉन्ड एंगल, यहां क्या होगा बताओ भैया, 120 डिग्री हो जाएगा। यहां बताओ कौन सा होगा आपका, 97 डिग्री होता है। क्या होता है, 97 डिग्री होता है। तो क्या होगा, 97 और 120 डिग्री होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग डाइबोरेन भी बोलते हैं, बनाना से भी स्ट्रक्चर भी यहां पे होता है। ठीक है ना, चलो भैया बात करते हैं 84 का। देखो क्या दिया, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें। देखो यहां पे दिया हुआ है, जब इसकी रिएक्शन HBr के साथ करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो भैया यहां पे क्या है, 2+I इफेक्ट लग रहे हैं, +I इफेक्ट लगेंगे। तो जब +I इफेक्ट लगेगा तो ये बॉन्ड इधर से इधर टूटेगा, तो यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br। तो 1 2 3, तो क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो, फिर क्या होगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है भैया, तो देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यही आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलो भैया आगे देखते हैं, आइए बात करते हैं। देखो क्या दिया 85 में, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक दावा फर्स्ट कारण के रूप में लेबल किया गया, दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। पूछ रहा है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड SN1 तंत्र द्वारा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन से गुजरता है। SN1 की रिएक्टिविटी की बात करेंगे सर, तो याद रखिएगा SN1 की बात करेंगे तो क्या होता है रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, और क्या होगा आपका 1 डिग्री। और अगर SN2 की बात करेंगे, SN2 की बात करेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, और फिर क्या होगा आपका 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। अब यहां पर अगर समझने वाली बात है तो देखो भैया क्या हो जाएगा आपका, पूछ रहा है टर्सरी का SN1, एकदम सही आंसर है। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन एक अत्यधिक स्थिर पदार्थ है, एकदम सही है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, कथन और कारण क्या होगा आपका, दोनों सही होंगे। और क्या होगा आपका, बोल सकते हैं क्या, कथन कारण का सही क्या होगा आपका, स्पष्टीकरण करता है। तो देखो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलो भैया आइए बात करते हैं हम लोग हैं 86 क्वेश्चन के। जो क्या दिया हुआ है, कौन चला व्यवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा, मतलब क्या, टाटोमेरिज्म। तो देखो भैया यहां टाटोमेरिज्म की बात किया तो यहां पे तो हाइड्रोजन है, तो अगर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे टाटोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगा। तो देखो यहां पे ये इधर जाएंगे इनके पास, ये यहां पे चले जाएंगे, हो जाएगा। यहां बात करें तो यहां से तो नहीं होगा, लेकिन इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो यहां देखो डबल बॉन्ड यहां जाएगा, इसका हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, यहां पॉसिबल हो जाएगा। यहां बात करें तो इसके पास हाइड्रोजन है तो यहां पर भी डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे चला जाएगा, तो पॉसिबल है। यहां बात करेंगे तो देखो भैया यहां अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके पास तो नहीं है,
लेकिन अगर इसके पास है तो इसका मतलब क्या होगा आपका, यहां अगर हाइड्रोजन यहां जाएगा और डबल बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां पर भी पॉसिबल नहीं होगा। तो पूछ रहा किसमें पॉसिबल नहीं होगा, तो बताओ भैया, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ किसमें पॉसिबल नहीं होगा, तो देखो यहां पर तो क्या बॉन्ड डिस्टार्ट हो जाएगा, यहां पॉसिबल होगा नहीं। यहां क्या होगा आपका, देखो कौन चला जाता प्रदर्शित नहीं करेगा, ये भी पाप प्रदर्शित कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये तो कर रहा है। देखो यहां पे क्या होगा, ये तो कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा। अब अगर इसको पूछा जाए तो यहां देखो, यहां देखो अगर दिया हुआ है तो यहां पे क्या होगा आपका, यहां अगर हम लोग बनाएंगे तो इसका टाटोमेरिज्म बना के देख लीजिए, CH3 CH3, यहां क्या होगा आपका CH3 CH3, यहां पे क्या होगा आपका OH, और यहां डबल बॉन्ड है और यहां पे क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर भी बॉन्ड डिस्टार्ट, तो यहां पर ये चलाता प्रदर्शित नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जहां पे क्या होगा आपका, देखो यहां पे डिस्टार्ट, तो यहां पे क्या होगा आपका, यहां आप बोल सकते हैं क्या कि यहां तो क्या होगा चला हुआ होता है, यहां तो हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर देखा जाएगा तो यहां पे आपका नहीं होगा। ठीक है ना, तो 86 का जो आंसर होगा, यहां टाटोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, फोर्थ। ठीक है ना, बोलिए। चलो भैया आगे बात करते हैं 87। देखो क्या दिया 87 में, समूह 16 के तत्वों के बारे में गलत कथन चुने। जो गलत कथन क्या है, हाइड्राइड्स की अम्लीय गुण H2O से H2TE तक बढ़ता है, एकदम सही है। हाइड्राइड की तापीय स्थिरता H2O से H2TE तक घटता है, तापी, सही है। HE आबंध वियोजन एंथैल्पी H2O से H2TE तक घट जाती है। बताओ भैया सही है या गलत है, बताओ भैया, ये भी सही हो जाएगा। बंध वियोजन एंथैल्पी H2TE को छोड़कर सभी हाइड्राइड में औचायक गुण होते हैं, H2TE नहीं होता, H2O होता है। ठीक, तो क्या पूछा है, गलत कथन को चुने, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया पूछ रहा है 88 में, जब प्रोपीन की रिएक्शन B2H6 के साथ कराएंगे और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो X क्या होगा। तो देखो भैया यहाँ प्रोपीन है, अब B2H6 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो भैया जब हम लोग कराएंगे यहाँ पे रिएक्शन तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिखेंगे CH2 और क्या होगा आपका होल थ्रायस B बन जाएगा। और जब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, CH2 और क्या बन जाएगा आपका OH प्लस क्या हो जाएगा BOH का फोर थ्रायफ हो जाएगा। इसके 3 मोल ले लेंगे। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, तो देख सकते हैं क्या प्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा, देख सकते हैं CH3 CH2 OH, यही आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, बोलिए। चलो भैया आगे हम लोग पढ़ते हैं 89 जो का दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 मिथाइल ब्यूटेन का क्वथनांक N पेंटेन से अधिक है, सही है, क्योंकि देखो जहां ब्रांचिंग होती है ना वहां बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, कैसे अधिक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो भैया 2 मिथाइल ब्यूटेन और यहां पे नॉर्मल पेंटेन दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जब क्या पूछा है, सही कथन चुने, सही कथन को चुनना है, बताओ ये सही होगा गलत होगा, बोलिए भैया। ये तो गलत हो गया ना, इसकी ज्यादा होगी इसकी कम, तो यहां पे तो गलत हो गया। चलिए MO, यहां पे MO2O3 की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर मेथेनल बन देता है। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहां अगर पूछा जाए कि क्या होगा आपका, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम लोग रिएक्शन कराएं किसका, मेथेन की, वो किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ MO2O3 के साथ, तो HCHO
मेथेनॉल देगा, एकदम सही है। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन का गलनांक देखो, 2 डाई मिथाइल, 2 पे क्या है, डाई मिथाइल प्रोपेन, तो 2 दिया हुआ है ना, ठीक है। देखो क्या गलनांक, ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन से अधिक है। बताओ भैया, गलनांक बिंदु की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, यहां देखो, यहां ब्रांचिंग ज्यादा है, यहां पे क्या है, लेकिन गलनांक बिंदु की बात करेंगे तो यहां ब्रांचिंग ज्यादा होगा, तो देखो क्या होगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3, गलनांक बिंदु क्या होगा आपका, अधिक हो जाएगा। ठीक, तो भैया देखो याद रखना, तो यहाँ पे 89 का कौन सा हो जाएगा, बी और सी, यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। 89 का क्या होगा भैया, यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट हो जाएगा। आओ भैया बात करते हैं 90। देखो 90 की बात करेंगे, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करने पर एनिलीन सफेद अवक्षेप दे। एनिलीन मतलब क्या, NH2। तो देखो भैया, एनिलीन मतलब NH2, NH2 की जब रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, Br2 ऑब्लिक H2O के साथ, ऑब्लिक H2O के साथ, तो क्या बन जाएगा भैया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। यहां पे NH2 हो जाएगा, यहां पर Br और यहां पे Br जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया आइए बात करते हैं हम लोग हैं 91 की, सॉरी 91 की। तो क्या दिया हुआ आपका है, पूछा गया है कॉलम फर्स्ट में दिए गए विटामिनों को कॉलम सेकेंड से में दिलाए विटामिनों की उनकी कमी होने वाले रोगों को मिलाएं। देखो राइबोफ्लेविन की बात करेंगे, तो राइबोफ्लेविन क्या होता है, देखो विटामिन B1 को थियामीन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस, ओट फटने लगते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया आपका, क्या दिया है, देखो कोई दिया है, तो पाचन विकार और त्वचा का जलन, क्या होगा आपका, ओट फटना। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई आंसर दे रहा है क्या, देखो एस्कर्बिक अम्ल की बात करेंगे, एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मसूड़ों से खून आना, एकदम फर्स्ट आंसर। तो डी का फर्स्ट यहाँ पे, डी का फर्स्ट। चलो अच्छा भैया, राइबोफ्लेविन सॉरी पायरिडॉक्सिन विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, और पायरिडॉक्सिन में मतलब क्या होता है, मरोड़ आना, तो मरोड़ मतलब क्या होगा, सेकेंड, तो सेकेंड हो जाएगा। तो सेकेंड आपका यहां है और सेकेंड आपका यहां है। यानी 2 ब्रोमो एनिलीन, यह पता नहीं क्या दिया हुआ है, इस वजह से अगर क्या बोला जाएगा तो सही है। राइबोफ्लेविन की बात करेंगे तो क्या होता है आपका, यहां अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे क्या हुआ, चिलोसिस, यस चिलोसिस बोलेंगे, ओट फटना होता है। तो अगर यहां चिलोसिस होता तो ये भी क्या होता, फर्स्ट का क्या होगा आपका थर्ड हो जाता। और लेकिन बी वाले का कुछ मेंशन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बोनस मान लेंगे। लेकिन यहां पे अगर देखेंगे तो आप देखिए हमने मैच कराया है, आप देख सकते हैं ऐसे आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो कोई आंसर होगा नहीं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 92 की बात करें, देखो एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार की उदासीनीकरण एंथैल्पी कमरे के तापमान पर इतना दिया हुआ है, इतना जब इसको कराएंगे NaOH के साथ तो उष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है। देखो भैया उष्मा की मात्रा की बात करें हम लोग तो देखो क्या होगा आपका, यहां हम लोग देखेंगे, पहले देखिए N1V1 माइनस N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू NrV1 प्लस V2। अब देखो भैया यहां देखो N1V1 एसिड की बात करें तो क्या होगा, 1/10 इंटू 500 माइनस 1/20 इंटू 500 इज इक्वल टू Nr क्या दिया है, 1000। इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा, यहां आएगा 25 इज इक्वल टू Nr क्या होगा आपका, इंटू 1000। Nr रिजल्टिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहां देखो एसिड की वैल्यू ज्यादा है
तो क्या होगा आपका 25/1000 कर देंगे तो क्या 0.025 आ जाएगा। यहाँ पे H प्लस आयन हो गया। ठीक है भैया। अब पूछ रहा है उष्मा की मात्रा, तो जो उष्मा की मात्रा है 0.025 इंटू कितना दिया, देखो यहाँ पे माइनस का, तो क्या होगा आपका 57.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 1.43 किलो जूल हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया बात करते हैं 93। जो क्या दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक दिया हुआ है, पूछ रहा है द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार होगा। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ क्या सिस और ट्रांस बन जाएगा भैया। ठीक है ना, क्योंकि देखो A4 B2 टाइप का। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका सिस ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। क्या होगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये तो भैया ज्यामिति सही है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका डी और ईयर फॉर्म भी बन जाएगा, मतलब ऑप्टिकल भी आइसोमेरिज्म बन जाएगा। ठीक, ये भी हो जाएगा। अच्छा, लिंकेज की बात किया जाए तो लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, क्या होगा आपका, यहां अगर बात किया जाए तो लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो क्या देखो यहाँ बाहर इसको अंदर बाहर भी हो सकता है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म भी हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों सही है। तो देखो क्या दिया आपका, केवल ए बी सी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन और दे दिए हैं। तो ए बी सी तो सही है, लेकिन और भी दिए हैं, तो ये तो सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर हम लोग इसको देखेंगे तो भैया क्या होगा आपका, ये भी हमारा क्या होगा आपका बोनस में आएगा। ठीक, अगर ऑप्शन ना होता ए वाला और आपका ए वाला, तो आपका आंसर कौन सा हो जाता, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाता। ठीक है ना, तो आपका आंसर कौन सा होता, थर्ड। ठीक है, चलो भैया आइए बात करते हैं 94। धोखा दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुने। PCl5 एक त्रिकोणीय नहीं तली है, नहीं PCl5 की बात करेंगे हम लोग। तो देखो भैया इसका स्ट्रक्चर हमारा ऐसे ही बनता है। तो क्या होगा यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक भैया, टीबीपी बोलते हैं, ये तो गलत हो गया। XeF2 रेखीय एकदम सही है। XeF2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ फ्लोरीन जोड़ दीजिए, यहाँ फ्लोरीन जोड़ दीजिए, यहाँ लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर, तो क्या होगा आपका, तीनों को छिपा देंगे तो इसका शेप कैसा होगा, लीनियर। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। तो आपका ये तो आपका सही है। कथन फर्स्ट क्या होगा, गलत हो जाएगा। कथन फर्स्ट गलत और कथन सेकेंड सही है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए बात करते हैं हम लोग हैं क्या 95 का। दो क्या दिया आपका है, यदि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल 4 घंटे है तो अभिक्रिया के लिए T75 है। तो देखो भैया T75% की बात करेंगे तो 2 इंटू क्या होगा T 50% हो जाएगा, और 2 इंटू 50% कितना दिया है, 4 घंटे दिया है, मतलब 8 हार्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, आप याद कर लीजिएगा, इसी के बेसिस हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 96। देखो क्या दिया हुआ है, दी गई प्रजातियों के मानक अपचयन विभव इस प्रकार दिए हुए हैं। तो पूछ रहा है मानक अपचयन विभव शक्ति कम करने वाला सही क्रम है। तो भैया देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसपे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा होता है। तो देखो भैया ए का तो सबसे ज्यादा हो गया, फिर कौन सा होगा सी, फिर कौन सा होगा बी। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, बोलिए भैया। ठीक है, चलो भैया बात करते हैं 97। क्षारीय मृदा धातु क्लोराइड के सहसंयोजक गुण का सही क्रम है। तो बताओ भैया इसका क्या आंसर होना चाहिए, बताओ भैया क्या होगा। याद रखिएगा सहसंयोजक गुण की बात करेंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे जाने पर, टॉप टू बॉटम पे जाने पर कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं भैया, डिक्रीज होते हैं। तो BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है भैया, बोलिए। चलो भैया बात करते हैं हम लोग 98। देखो क्या दिया, N2 और N2 माइनस में परिवर्तन के दौरान इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में जुड़ता है। तो ये देखो, अगर N2 की बात करेंगे, यहाँ पे N2 माइनस की बात करेंगे, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहां समझने वाली बात यह है कि हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे हम लोग करेंगे। देखो अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p वाई फिर सिग्मा 2p z होता है। ठीक, लेकिन अगर 15 हो जाए तो क्या सिग्मा 2p z। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो क्या पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर आगे हम लोग क्या बोलते हैं, पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार फिर सिग्मा 2pz स्टार होता है। इसके आगे हम लोग लिखते क्या है, सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार। तो देखो भैया ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो यहां पे क्या होगा आपका 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 14 वाले की होगा। 15 वाले की बात करेंगे तो 14 तो है, 15 मतलब यहाँ पे पाई स्टार में चला जाएगा, तो क्या होगा आपका पाई स्टार कक्षक हो जाएगा। ठीक है ना, तो 98 का आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, बोलो भैया। चलिए आइए बात करते हैं 99 का। देखो भैया 99 की बात करें तो क्या एक्स वाई गिव्स एक्स प्लस वाई केपी संतुलन के लिए कुल दाब 12 गुना नहीं 2 गुना है। क्या है, 2 गुना है। यौगिक एक्स वाई के पृथक्करण की डिग्री है। तो देखो भैया एक्स वाई की बात करेंगे तो क्या होगा आपका एक्स प्लस वाई। अगर t इज इक्वल टू 0 की बात करें तो यहाँ 1 यहाँ 0 0 हो जाएगा। t इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम पे तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, अगर अल्फा हो जाए तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा। टोटल मोल की बात करें, टोटल मोल की बात करेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो कट जाएगा 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है केपी के लिए, तो केपी इज इक्वल टू क्या दे दिया है यहाँ पे, उसके मोल अपान टोटल मोल। इसकी बात करें तो अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा इंटू पी का क्या होगा, ऐसे हम लिख दें तो दोनों सेम है तो क्या लिख दें 1 प्लस अल्फा इंटू पी का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपान इसके लिए 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा क्या होगा इंटू पी। ठीक है, तो देखो भैया इससे एक कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देख लीजिए केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा क्या बचेगा आपका 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा आपका पी हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग केपी की वैल्यू 2 गुना दिया हुआ तो 2 इज इक्वल टू क्या 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर, 1 प्लस ऐसे नहीं लिखे 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा ऐसे लिखिए 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका अल्फा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो क्या लिख देंगे 2 इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 2/3 हो जाएगा। तो देखो भैया यहां अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां आपका यही आंसर हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू रूट 2/3। तो देखो आपका कौन सा आंसर होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं सर 100 क्वेश्चन का। देखो क्या दिया हुआ है, अगर हम लोग बात करते हैं देखो कंपाउंड दिया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखो भैया अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे ना तो करना क्या पड़ेगा आपको, ये स्ट्रांग क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो मतलब क्या होगा यहाँ डबल बॉन्ड को रिड्यूस तो नहीं करता लेकिन यहाँ इससे डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा आपका, सॉरी ऐसे बनाएंगे यहां पे CH डबल बॉन्ड CH और फिर क्या होगा आपका CH2 और क्या होगा CH2
और फिर क्या होगा आपका CH2OH, मतलब एल्डिहाइड को किसमें चेंज कर देगा, एल्कोहल में चेंज कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, यहां पे जो आपका होगा, देखो कौन सा आंसर होगा आपका, यहां पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखो CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 और क्या होगा आपका OH, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे भैया हमारे FST 34 में हिंदी में पेपर हम लोग डिस्कस किए, 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन। तो जिसको आपने देखा होगा, तो इसमें जो क्वेश्चन बोनस है, क्यों बोनस है इसको हमने बताया। और अगर कहीं प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आई होप आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा पेपर, क्योंकि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे, PYQ बेस्ड क्वेश्चन थे। तो फिर अगले टेस्ट से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।